Hello my dear students, I once again welcome you all to my study channel. I am your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am taking topics from Standard 12 Commerce and my subject is Secretarial Practice. These days, I am teaching you from chapter number 2, Sources of Corporate Finance. Let's see what's there in today's contents. Today, I will be explaining you about types of debentures. जैसा कि in the last session I had explained you about the meaning and features of debentures. Features are also called as characteristics in other words. So जैसे हमने पिछली बार debentures के बारे में पढ़ा था कि debentures मतलब क्या, वैसे ही इस बार हम लोग debentures के types देखेंगे. Now again this topic is very important from board exam point of view. बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार इसके ऊपर सवाल आते हैं. सो प्लीज़ प्रिपेयर योरसेल्फ. और अगर आप लोगों को याद हो तो डिबेंचर्स का मतलब मैंने बताया था कि डिबेंचर इज़ अ लोन टेकन बाय द कंपनी. जब कंपनी को अपने बिजनेस का एक्सटेंशन करना होता है या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है या फिर डाइवर्सिफिकेशन करना होता है, सो इन दैट केस कंपनी नीड्स मोर फाइनेंस. कंपनी को और पैसों की ज़रूरत पड़ती है. तो कंपनी का खुद का ओन्ड कैपिटल सफिशिएंट नहीं होता है. सो इन दिस केस कंपनी बोरोज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. उसमें से एक तरीका होता है डिबेंचर्स का, जिसमें कंपनी बाहर वाले लोगों से लोन लेती है और बदले में उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है. सो इट इज़ अगेन कॉल्ड एज एन एविडेंस ऑफ डेप्ट. एक तरह का लोन का प्रूफ होना, एक तरह का प्रमाण पत्र होता है. So this was all about debentures. Now we will see the types of debentures. So how many types of debentures are there? In the screen you can see there are 8 kinds of debentures. The first one is secured debentures and the other one is unsecured debentures. The third is registered debenture and the fourth one is bearer debentures. The fifth is redeemable debentures and the sixth one is irredeemable debentures. Seventh one is convertible debentures and the eighth one is non-convertible debentures. So these are the 8 kinds or types of debentures. ये सारे types बहुत आसान हैं. They are very easy to learn, very easy to understand. So just keep focused. Now we will start with types of debenture and we will start with the first type of debenture. As you know, I always teach you with the meaning of particular words. मेरी टीचिंग में हमेशा वर्ड और उसके मीनिंग्स हमेशा इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि अगर आपको शब्दों का मतलब ही पता नहीं होगा तो वो शब्द आपको कभी समझ में ही नहीं आएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं. So it's very important to know the meaning of each and every word coming in the sentence. So there is a word secured. By the name itself you can understand secured का मतलब होता है सुरक्षित. जैसे कि मेरा भविष्य सुरक्षित है. My life is secured. मेरी जिंदगी सुरक्षित है. वैसे ही ये जो पहले टाइप्स के डिबेंचर हैं, these are the सुरक्षित डिबेंचर्स. They are the secured debenture. Let's see what it is all about. The debentures can be secured. हम डिबेंचर्स को सिक्योर्ड भी करवा सकते हैं, मतलब सुरक्षित भी करवा सकते हैं. इसका मतलब हम हमारे पैसे को जो हमने कंपनी को उधार पर दिया है, हम उसे सुरक्षित भी करवा सकते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी मे बी चार्ज्ड एज सिक्योरिटी फॉर लोन. हम कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी में प्लांट एंड मशीनरी होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं. सो जो भी एसेट्स, जो भी कंपनी की प्रॉपर्टीज़ है, हम उनको एक लोन की सिक्योरिटी के तौर पर चार्ज करवा सकते हैं. सो इन केस कल को हमारा पैसा कंपनी हमें नहीं लौटाती है या किसी वजह से नहीं लौटा पाती है, तो ऐसे केस में वी कैन सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी एंड वी कैन रिकवर आवर अमाउंट. सो प्रॉपर्टी को हम लोग सिक्योर्ड करवा सकते हैं. The third point says the security may be for some particular assets in bracket fixed charge. या तो हम वो सिक्योरिटी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर एसेट पर लगा सकते हैं,
जैसे कि आप लोगों को पता है एसेट्स मतलब क्या, देयर आर फिक्स्ड एसेट्स, देयर आर करंट एसेट्स, बट हमें फिक्स्ड एसेट्स की बात चल रही है यहाँ पर। जैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर मशीनरी को चार्ज कर सकते हैं कि हम इस पर हमने चार्ज लगा दिया है, कल को हमारा ये पैसा नहीं मिला तो हम इस मशीनरी को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। सो यू कैन पुट अ सिक्योरिटी फॉर दैट पर्टिकुलर मशीनरी। या तो फिर इट मे बी द एसेट इन जनरल फ्लोटिंग चार्ज, या तो कोई एसेट्स जो जनरली जो कंपनीज में आते हैं जाते हैं, हम किसी भी एसेट पर चार्ज लगा सकते हैं और अपने पैसे को सिक्योर्ड करवा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड डिबेंचर्स, जिसमें आप लोन देते समय कंपनी के एसेट्स पर चार्ज लगवाते हैं। द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड। ये सारे के सारे डिबेंचर्स सुरक्षित होते हैं, लेकिन किसके जरिए? ट्रस्ट डीड के जरिए। इफ यू ऑल रिमेंबर, आई हैड टॉट यू दिस टॉपिक इन द प्रीवियस स्लाइड। हमने पिछली बार ट्रस्ट डीड के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था टॉपिक फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स में कि कितने पार्टीज डिबेंचर्स के वक्त इन्वॉल्व होते हैं। सो देर आर 3 पार्टीज विच आर इन्वॉल्व इन डिबेंचर्स। द फर्स्ट पार्टी इज द कंपनी। डिबेंचर्स लेते देते समय सबसे पहली पार्टी होती है कंपनी, कंपनी जिसे लोन की जरूरत है। सेकेंड पार्टी होती है द ट्रस्टीज। ट्रस्टीज वो लोग होते हैं जिनके साथ कंपनी एग्रीमेंट करती है, और वो एग्रीमेंट तब करती है जब 500 से ज्यादा लोगों को, मोर देन 500 पीपल, डिबेंचर्स आर गोइंग टू बी इश्यूड। जब 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर्स दिए जाने वाले हैं या कंपनी उनसे लोन लेने वाली है, तो ऐसे वक्त में कंपनी डिबेंचर होल्डर से बातचीत करने के लिए ट्रस्टीज की मदद लेती है। सो ट्रस्टीज बीच में रहकर कंपनी का पैसा लेन देन करवाने में कंपनी को हेल्प करते हैं। सो ऐसे वक्त में जब कंपनी एग्रीमेंट करती है ट्रस्टीज के साथ, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है ट्रस्ट डीड। डीड मतलब कॉन्ट्रैक्ट। सो उस कॉन्ट्रैक्ट में सारी बातें मेंशन होती हैं डिबेंचर होल्डर्स के बारे में, कंपनी के बारे में, और जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज है या जो भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन ट्रस्ट डीड। सो दिस पॉइंट सेज अबाउट ट्रस्ट डीड कि डिबेंचर्स ट्रस्ट डीड के जरिए सुरक्षित होते हैं। सो जिसको भी कंपनी को हेल्प करनी है लोन देकर, वो ट्रस्ट डीड को पढ़कर समझकर अपना काम कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर, दैट वाज सिक्योर्ड डिबेंचर, जो बहुत ज़रूरी है। The second types of debentures are unsecured debentures. By the name itself, you can understand that the debentures are unsecured. Debentures जो सुरक्षित नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग पैसा उस चीज़ में लगाना पसंद करेंगे जहाँ पर हमारा पैसा सेफ हो। So, let's see what's there in unsecured. These are the debentures that have no security. मैंने इसलिए ये 2 वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, no security. ये वो डिबेंचर्स है जिन पर किसी भी तरह की सिक्योरिटी हमें नहीं मिलती है। इसका मतलब अगर मैंने कंपनी को 5 लाख रुपए दिया है, तो कंपनी अगर मेरा 5 लाख लौटा नहीं पाती है, तो मेरे पास कोई और तरीका ही नहीं बचता है जहां से मैं अपना 5 लाख कंपनी से वापस ले सकूं। सो इसमें किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती है। दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट, और इसीलिए लोग इस तरह के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। द सेकेंड पॉइंट सेज the issue of unsecured debentures is now prohibited by the Companies Act 2013. Now it is clearly mentioned in this point that these unsecured debentures are now prohibited. These are banned by the Companies Act. जो हमारा Companies Act 2013 का है, उस एक्ट के मुताबिक अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को कंप्लीटली प्रोहिबिट किया गया है, मतलब बंद किया गया है। इस तरह के डिबेंचर्स कंपनी दे ही नहीं सकती। So this is the very good and very easy point to understand as well as learn. Let's move further towards our third type of debentures. The third type is registered debentures. Now these are those debentures on which the name of holders are recorded. I have underlined the sentence name of holders are recorded. अगर आप अपना पैसा
इस तरह के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो, इफ यू परचेज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, देन योर नेम विल बी मेंशन्ड ऑन दीज डिबेंचर्स. आपका नाम इस डिबेंचर्स पर लिखा जाएगा या मेंशन किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा. The second point says a company maintains register of debenture holders in which the name, address and particulars of holdings of debenture holders are entered. ऐसे केस में क्या होता है, कंपनी एक रजिस्टर तैयार करती है. कंपनी प्रिपेयर अ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स जिसमें सारे डिबेंचर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन रहती है. फॉर एग्जाम्पल उनका नेम विल बी देयर, उनका एड्रेस, घर का पता, एंड पर्टिकुलर्स, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी ऑफ होल्डिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. किसी ने कितने डिबेंचर्स परचेज किए हैं, कैसे अमाउंट पर परचेज किए हैं, देन उसकी ड्यू डेट क्या है, कब तक, कब वो मैच्योर्ड हो रहे हैं. सो एवरीथिंग रिगार्डिंग द होल्डिंग्स विल बी मेंशन्ड इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. आपकी पूरी इंफॉर्मेशन विल बी मेंटेन्ड इन अ रजिस्टर. जैसे क्लास में स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन टीचर के रजिस्टर में होती है, जिसमें जो स्टूडेंट्स का रजिस्टर होता है, वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स का भी रजिस्टर होता है जहां पर ऑल द डिटेल्स हैज टू बी रजिस्टर्ड. So that was again a very simple point to remember. The fourth type of debenture is bearer debentures. Don't call it as a bearer debenture. इसे bearer debentures कहा जाता है. So your pronunciation should be correct. Name of holders are not recorded on the bearer debentures. I have also underlined the particular sentence which is very important. कि बेयरर डिबेंचर्स में किसी भी होल्डर का नाम रिकॉर्डेड नहीं होता है. जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रजिस्टर डिबेंचर होल्डर में सारी जानकारी रजिस्टर की जाती है, वैसे यहाँ पर इस तरह के डिबेंचर्स में कोई जानकारी रजिस्टर नहीं की जाती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बेयरर डिबेंचर्स. Second point says their names do not appear on the register of debenture holders. इनका नाम भी रजिस्टर पे मेंशन नहीं किया जाता है. Such debentures are transferable by mere delivery. ऐसे डिबेंचर्स को आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो कि मैंने किसी और को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, और बाय फॉलोइंग सम फॉर्मेलिटीज इजीली मेरे डिबेंचर्स में किसी और को ट्रांसफर कर सकती हूँ. सो मेयर डिलीवरी मतलब यहाँ से वहाँ किसी को हमने दे दिया छोटी सी इंफॉर्मेशन भर के, और मेरे डिबेंचर्स विल बी ट्रांसफर्ड कंप्लीटली. सो इसमें किसी तरह की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की जाती है. दे आर कॉल्ड एज बेयरर डिबेंचर्स. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय कूपन्स अटैच्ड टू डिबेंचर होल्डर्स. जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, जैसा हमने पढ़ा है कि डिबेंचर होल्डर को कंपनी उनके इन्वेस्टमेंट के बदले इंटरेस्ट पे करती है. सो यहाँ पर कंपनी इंटरेस्ट पे करते समय कूपन्स देती है. सो कूपन्स आर गिवन टू द डिबेंचर होल्डर्स विच इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के तौर पर दिया जाता है. लेट्स सी द फिफ्थ टाइप ऑफ डिबेंचर्स, रेडीमेबल डिबेंचर्स. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इस वर्ड का मतलब समझना. रेडीमेबल, अगर आप इसका मतलब समझ गए और याद कर लिया तो आपको इसका आंसर लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी. इट इज़ वेरी इजी टू राइट डाउन द आंसर्स इफ यू आर प्रॉपरली अंडरस्टूड विद द वर्ड रेडीमेबल. सो लेट्स सी, रेडीमेबल का मतलब होता है रीपे बैक, वापस करना, उसे कहते हैं रेडीमेबल, रेडीम करना. डिबेंचर्स आर मोस्टली रेडीमेबल. डिबेंचर्स देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा रेडीमेबल होते हैं. मतलब अगर आपने पैसा कंपनी को दिया है, सो आपके डिबेंचर्स रेडीमेबल होंगे. आपका पैसा आपको वापस मिलेगा ज़रूर. आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कंपनी विल डेफिनेटली रीपे बैक योर मनी. सो रीपेइंग बैक इज कॉल्ड एज रेडीमेबल. That is payable at the end of some fixed period as mentioned on the debenture certificate. debenture certificate पर सब कुछ लिखा होता है कि आपका पैसा कब रिफंड होने वाला है या कंपनी आपको कब रीपे बैक करने वाली है आफ्टर सो एंड सो डेट. सो दिस इज कॉल्ड एज रेडीमेबल.
जहां पर पैसा वापस किया जाता है, टू रिपे बैक समथिंग। Repayment can be made at a fixed date at the end of a specific period. कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को जब पैसा रीपे करती है, वापस करती है, तो या तो वो एक फिक्स डेट पर पैसा वापस कर सकती है, या और एक फिक्स पीरियड खत्म होने के बाद एक फिक्स टाइम पर पैसा वापस करती है, या तो फिर इंस्टॉलमेंट्स के जरिए भी पैसा पे कर सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के लाइफ के दौरान भी कंपनी इंस्टॉलमेंट पर डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस कर सकती है। सो पैसा वापस करना मतलब रिपे करना, मतलब रेडीमेबल, रेडीम करना। जैसे हमने देखा होगा कि हमको बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स के कूपन्स मिलते हैं जो रिडीम कर लिए जाते हैं, तो हमें उसका पैसा वापस मिल जाता है, या जो भी कुछ है आप उसको रिडीम कर सकते हो, दोबारा शॉपिंग कर सकते हो। सो वैसे ही दीज डिबेंचर्स आर रेडीमेबल। आपने पैसा दिया है तो आपको पैसा कंपनी वापस करेगी भी, लेकिन उसके पर्टिकुलर टाइम पर, आफ्टर मैच्योरिटी डेट या फिर एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। द प्रोविजन ऑफ रीपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डीड। जो भी रीपेमेंट का जो भी प्रावधान है, जो भी तैयारी है या जो भी प्रोविजन है, वो सारी चीज़ें आमतौर पर ट्रस्ट डीड में बताकर दी जाती है। सो डिबेंचर होल्डर को वो अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ देयर इन ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट एग्रीमेंट, उसको समझ लिया जाए। Now the sixth type of debenture is irredeemable debentures. Redeemable, if you understood properly, then irredeemable is completely opposite to redeemable. Redeemable का मतलब होता है repay back करना, किसी को पैसा वापस करना। So irredeemable का मतलब है जहाँ पैसा वापस नहीं होता है, not repaying the amount. These kind of debentures are not repayable during lifetime of the company. If a particular person has invested in irredeemable debentures, it means the money will not be repaid back during the lifetime. इसका मतलब अगर किसी ने पैसा irredeemable debentures में इन्वेस्ट किया है तो उस डिबेंचर होल्डर का पैसा उसको कंपनी की लाइफ के दौरान वापस नहीं मिलेगा। They are repayable only after liquidation of the company. अगेन लिक्विडेशन का मतलब होता है डिसॉल्व होना या फिर क्लोजिंग डाउन होना, कंपनी का शटर डाउन होना, मतलब कंपनी बंद होना। सो ऐसे डिबेंचर्स में लगाया हुआ पैसा कंपनी तभी रीपे करती है जब कंपनी लिक्विडेट होती है, जब कंपनी बंद हो जाती है, और व्हेन देयर इज ब्रेच ऑफ एनी कंडीशन, या फिर किसी तरह की किसी शर्त का, किसी कंडीशन का ब्रेच किया गया, मतलब किसी कंडीशन को वायोलेट किया गया है, किसी शर्त को तोड़ा गया है, तो ऐसे केस में भी कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी। या फिर व्हेन सम कंटिंजेंसीज और कॉन्टिंजेंसीज अराइजेस, और जब किसी तरह की इमरजेंसी आती है तब ऐसे केस में कंपनी पैसा वापस करेगी। अदरवाइज कंपनी पैसा, जब तक कंपनी चल रही है तब तक पैसा वापस नहीं करती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इररेडीमेबल डिबेंचर्स। कंटिंजेंसी का मतलब होता है किसी तरह की दुर्घटना या किसी तरह की इमरजेंसी, तो ऐसे वक्त में ही कंपनी पैसा वापस करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। The seventh type of feature we have is convertible debentures. Again, this is a very easy point to understand and very importantly, इस पर कई बार बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। So please understand this topic carefully. These debentures give right to holder. ये डिबेंचर्स अपने होल्डर्स को ये अधिकार देते हैं, वो राइट देते हैं टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये डिबेंचर्स ऐसे होते हैं कि जो अपने डिबेंचर होल्डर्स को ये अधिकार देते हैं कि आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, कुछ वक्त के बाद, अगर आप चाहो तो आप अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इफ यू विश यू कैन कन्वर्ट योर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो बाकी डिबेंचर्स अपने होल्डर्स को राइट प्रोवाइड नहीं करते। एंड दिस इज अ वेरी वेरी एडवांटेजेस and very very good
पॉइंट ऑन द पार्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि कोई डिबेंचर होल्डर अगर चाहे कि उसे इक्विटी शेयर्स के सारे अधिकार चाहिए तो वो अपने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के राइट्स के मुताबिक सब कुछ बदल सकता है। फिर जैसे ही वो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेगा तो उसको सारे के सारे अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर वाले मिलेंगे, जो सब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। फिर डिबेंचर्स के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे एंड इक्विटी शेयर्स के सारे अधिकार शुरू हो जाएंगे। सो these debentures can be converted into equity share। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। such right is mentioned in the debenture certificate। ये सारे राइट्स, ये सारे अधिकार डिबेंचर सर्टिफिकेट में बताकर दे दिए जाते हैं। The issue of debenture certificate must be approved by the special resolution in general meeting। डिबेंचर सर्टिफिकेट देते समय जो भी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, जो भी कंपनीज डिसाइड करती है, उसके पहले एक जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करती है, एक प्रस्ताव पास करती है। सो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स को देने से पहले ये इनको मंजूरी मिलना बहुत ज़रूरी है। दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। एक स्पेशल प्रस्ताव जनरल मीटिंग में पास किया जाना चाहिए बिफोर दे आर इश्यूड टू जनरल पब्लिक। सो लोगों को देने से पहले एक मीटिंग होनी ज़रूरी है, दैट इज़ अ जनरल मीटिंग, जहाँ पर ये प्रपोजल रखा जाएगा जिसे हम मोशन कहते हैं। हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है। ये प्रपोजल रखा जाएगा कि हमें डिबेंचर सर्टिफिकेट पब्लिक को इश्यू करने हैं। उसके बाद इस मोशन के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, लोग आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे से कंसल्ट करेंगे, और फाइनली जब ये पास हो जाएगा, जब बहुत सारे मेजॉरिटी में लोग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे या इसके पक्ष में अपनी मंजूरी देंगे, तब दैट मोशन बिकम्स अ रेजोल्यूशन एंड इट शुड बी अ स्पेशल रेजोल्यूशन। जैसे हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन। द फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसमें 50% मेजॉरिटी पक्ष में होनी चाहिए। दूसरा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसमें मोर देन 75% लोग किसी प्रस्ताव के पक्ष में होने चाहिए। तो कोई प्रपोजल रखा है, उसमें 75% से ज़्यादा लोग अगर उसके पक्ष में होते हैं तभी वो प्रपोजल पास होगा, तभी वो प्रपोजल अप्रूव्ड होगा। सो यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन मेंशन किया है। इसका मतलब जब ये टॉपिक मीटिंग में रखा जाएगा तो वहाँ पर 75% से ज़्यादा लोगों को इसे मंजूर करना ज़रूरी है। देन इट बिकम्स अ स्पेशल रेजोल्यूशन। सो बिफोर गिविंग टू पब्लिक it should be approved by a special resolution in general meeting। I hope आपको समझ में आया हो कि मैंने क्या बताया है या मैं क्या बताना चाहती हूँ। सारे के सारे पॉइंट्स 11 से कनेक्टेड रहते हैं। The D point says these debentures are advantageous for the holder। सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छा पॉइंट है कि ये डिबेंचर्स सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। किसके लिए? होल्डर के लिए। होल्डर मतलब डिबेंचर होल्डर्स के लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस, सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये डिबेंचर्स होते हैं। ये मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन राइट, क्योंकि ये कन्वर्ट करने का जो अधिकार मिलता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इज एंटाइटल्ड टू इक्विटी शेयर्स एट अ लोअर रेट देन मार्केट वैल्यू। क्योंकि ये अधिकार केवल इसी डिबेंचर होल्डर को मिलता है, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने आप को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर ले और कम से कम रेट पर, मार्केट वैल्यू में जो रेट चल रहा है उसके कंपेयर में इसका रेट थोड़ा और कम होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इक्विटी शेयर की मार्केट में वैल्यू चल रही है 15 रुपये, तो यहाँ पर जब ये डिबेंचर्स कन्वर्ट होंगे तो इनको मिलेगा केवल 10 रुपये के हिसाब से। सो ये लोग ज़्यादा फायदे में है, इन्हें 15 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, इन्हें केवल 10 रुपये में इक्विटी शेयर मिल जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ रिटन कि दीज डिबेंचर्स आर एडवांटेजेस फॉर द होल्डर्स। इनका फायदा हमेशा रहता है। Now we will see our last type of debentures. They are called as non-convertible debentures।
एक चीज़ जो हमेशा आप लोग गलती करते हो, इसको प्रोनाउंस करने के चक्कर में बहुत से लोग इसे कन्वर्टेबल कहते हैं. सो प्लीज डोंट कॉल इट एज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. यहाँ पर टेबल नहीं है, इट इज टेबल, कन्वर्टेबल. सो जैसा हमने कन्वर्टेबल में पढ़ा कि यू कैन कन्वर्ट योर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर, इसका जस्ट अपोजिट इज गिवन इन दीज डिबेंचर्स. दीज आर द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. These debentures are not convertible into equity shares on maturity. आप इस तरह के डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो जो भी अधिकार आपके पास है वो डिबेंचर्स के ही रहेंगे. यू आर नॉट एंटाइटल्ड और ऑथोराइज्ड टू गेट द राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. These debentures are redeemed on maturity date. इन डिबेंचर्स का जो पैसा है वो मेच्योरिटी डेट पर कंपनी वापस कर देती है, रिडीम कर देती है. सो दिस वाज द वेरी इजीएस्ट पॉइंट टू लर्न एंड रिमेंबर. दीज डिबेंचर्स सफ़र का मतलब होता है झेलना, कि इन्हें मुश्किलें होती है, इन्हें सफ़र करना पड़ता है, इन्हें झेलना पड़ सकता है. फ्रॉम द डिसएडवांटेज, क्योंकि इन्हें फ़ायदा नहीं होता, इन्हें नुकसान होता है. सो दीज डिबेंचर्स सफ़र फ्रॉम द डिसएडवांटेज दैट देयर इज़ नो अप्रिसिएशन इन द वैल्यू. इसका मतलब है कि अगर आपने अपना पैसा इन डिबेंचर्स में लगाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने शुरुआत में ये डिबेंचर्स खरीदे 100 रुपये के, और आपने 5 साल के लिए डिबेंचर्स खरीद लिए हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. तो 5 साल के बाद भी या 5 साल तक इनकी वैल्यू 100 रुपये ही रहेगी. जैसे बाकी डिबेंचर्स में क्या होता है, कई बार डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ जाती है. तो जो डिबेंचर आपने 100 का खरीदा है, कल को अगर उसकी वैल्यू 200 रुपये है तो आपको पैसा 200 के हिसाब से मिल जाएगा. सो वहाँ पर हमको 100 का फ़ायदा होता है. सो इन दिस केस देयर इज़ नो एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन मतलब बढ़ोतरी होना, इंक्रीज होना. इसका अपोजिट वर्ड है डेप्रिसिएशन, जिसे कहते हैं गिरावट होना. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वैल्यू ऑफ मशीनरी डेप्रिशिएट आफ्टर इट्स यूज़. जब हम कोई नई मशीन खरीदते हैं, उसके 1 साल के बाद उसकी वैल्यू वो नहीं रहती जो फर्स्ट टाइम पर रहती है. और लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो हमेशा अप्रिशिएट होती है. आपने कोई घर अगर आज 40 लाख का खरीदा है आज की डेट में, तो आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. वो 40 लाख का घर 50 लाख में चला जाता है. उसे कहते हैं अप्रिशिएट होना. सो लैंड और बिल्डिंग, ज़मीन और घर, इनकी वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होती है. और बाकी जो प्लांट है, मशीनरी है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनकी वैल्यू हमेशा डेप्रिशिएट होती है. ये टॉपिक अकाउंटेंसी से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पर भी आया है. एज आई सेड, ऑल द टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड विद ऑल द कॉमर्स सब्जेक्ट्स. सो आपको बहुत ही सावधानी से हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड एंड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इन दिस स्लाइड. सो in the next slide I will explain you something about the other source of borrowed capital. ये सब हमारा डिबेंचर्स के बारे में था. The next slide will be based on the difference between equity share and preference shares and difference between shares and debentures. So till then, stay safe and healthy, stay focused, keep smiling, and thank you so much for watching.